Hello, my dear student. Welcome to एग्जाम फैंसी। सो पॉपुलेशन जियोग्राफी के सीरीज में हम लोग देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है कि बुक ऑफ मॉर्टायर्स किसकी पुस्तक है? क्या बुक ऑफ मॉर्टायर्स किसकी पुस्तक है? फॉक्स की है, कैल्विन की है, दोनों की है या कोई नहीं? ये क्या है? ये कोई नहीं है। ठीक है, फॉक्स ऑफ मॉर्टायर किसकी पुस्तक है? ये बुक ऑफ मॉर्टायर किसकी पुस्तक है? फॉक्स की है। 1750 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। ये कह सकते हैं ये पुस्तक प्रथम पुस्तक थी जिसने प्रजाति के मानव प्रजाति के बारे में क्या किया? बात किया। मानव प्रजाति के बारे में बात किया। अब मानव प्रजाति होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही कम शब्दों में। मानव प्रजाति का मतलब ये कि मानव में जो क्या विभिन्नता पाई जाती है, शारीरिक और कायिक, शारीरिक और कायिक जो विभिन्नता पाई जाती है, उसी आधार पर हम क्या मानव को विभिन्न प्रजाति में रखते हैं। क्या विभिन्न प्रजाति में रखते हैं? जैसे एग्जाम्पल से आप समझें कि शारीरिक और कायिक विशेषता कैसे पाई जाती है। आप कुछ लोगों को देखेंगे, जैसे चीन के लोग, वो क्या होंगे? नाटे होंगे। उनके नाक क्या होंगे? दबे होंगे। क्या दबे होंगे? अब चीनी जो लोग हैं पूरे विश्व में हैं, या चीनी टाइप के लोग पूरे विश्व में हैं, और सब जगह आपको उसी प्रकार का एक विशेषता देखने को मिलेगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप कुछ व्यक्ति देखेंगे जिनके सर के बाल घुंघराले होते हैं, और वो एक व्यक्ति में नहीं, वो पूरे कह सकते हैं समूह में होता है। जैसे अफ्रीका के लोगों में देखेंगे तो अधिकांश लोग क्या हैं? घुंघराले बाल वाले हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे, कुछ मनुष्य आपको ऐसे मिलेंगे जिनके शरीर पर बहुत अधिक बाल होगा। क्या? बहुत अधिक बाल होगा। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके शरीर पर एक भी बाल नहीं, बाल होगा लेकिन वो मतलब इतना नहीं होगा कि वो उनकी क्या बोलते हैं स्किन ढक जाए। लेकिन कुछ का होगा कि उनकी स्किन ढक जाए। कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जिनका नाक क्या होगा? चौड़ा होगा। या नाक चौड़ा होगा या चपटा होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनकी आंखों में कुछ छोटी होंगी। क्या? आंखें छोटी होंगी। तो इसी विभिन्नताओं के आधार पर क्या करते हैं, मनुष्य प्रजाति को विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? अब प्रजाति से संबंधित जो पहली पुस्तक थी वो क्या था? बुक ऑफ मार्टायर्स, जिसको फॉक्स ने लिखा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रजाति है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? कैसे ये मानव अलग अलग हो गए? क्या ये सामान्य सी धारा, जो धार्मिक धारा है कि सभी मनुष्यों को अलग अलग गॉड ने बनाया है अलग अलग कार्यों के लिए, वो धारणा है, या कुछ और कारण है जिससे मानव प्रजाति में अलग अलग अंतर आया है? तो सबसे पहला कारण जो है जलवायु। कोई भी व्यक्ति जिस जलवायु में रहेगा उसी प्रकार उसका शरीर क्या समय के साथ बनता रहेगा। या समय के साथ बनता रहेगा। जैसे भारत के लोग बहुत ज्यादा गर्मी में रहते हैं, और ठंडी जब आती है तो वो केवल 15 सेंटीग्रेड या 10 सेंटीग्रेड आ जाता है, तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। अब अगर इन भारतीय लोगों को कहा ऐसे क्षेत्र में ले जाया जाए जहां पर टेम्परेचर 0 या 1 होता है, तो ऐसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या होगी। क्या? सबसे बड़ी समस्या। लेकिन अब ये लोग धीरे धीरे रहते क्या होगा? इनका शरीर एडजस्ट कर लेगा, और इनके आने वाली संतानें भी उसको एडजस्ट कर लेंगी। क्या? उसको एडजस्ट कर लेंगी। तो जलवायु जो है वो प्रमुख कारक है क्या प्रजाति को निर्धारण में। जो मनुष्य भूमध्य रेखा पर रहेंगे वो सामान्य बात है कि वो क्या होंगे? काले रंग के होंगे। क्या? काले रंग के, सांवला रंग के होंगे। ठीक है, सांवले रंग को सामान्यतः लोग एक गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन भारतीय कल्चर जहां तक है, आप शंकर को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे, सभी जो है बहुत ही काले व्यक्ति थे। तो काला होना बुरा नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को क्या बोला गया है? हम लोगों के कल्चर में काला को सांवला बोला गया है। और आप देखेंगे कि अगर कोई
माता है तो उसका बेटा अगर सांवला है तो उसको कालू कह के बुलाती है, भूरा है तो भूरा कह के बुलाती है। यानी कि काला और भूरा एक माँ की नजर में बुरा नहीं है। तो उसी प्रकार भारतीय कल्चर में ये रंग को बुरा नहीं माना गया है, लेकिन व्यवहारता सामान्यता ये देखा जाता है, समस्या होती है। तो पहला क्या हम लोगों ने देखा, जलवायु परिवर्तन। दूसरा उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है कि शरीर में अचानक कोई ऐसा परिवर्तन आ जाए। क्या? शरीर में अचानक कोई ऐसा परिवर्तन आ जाए। ठीक है। अब ये परिवर्तन कैसे आता है? ये परिवर्तन जीन के द्वारा होता है। क्या? जीन के। अब जीन कहाँ पाया जाता है? जीन जो पाया जाता है क्या डीएनए में पाया जाता है? क्या? डीएनए में पाया जाता है। ठीक है। और जीन आपको एक ऐसी इकाई मान सकते हैं जिससे माता पिता का गुण बच्चों में जाता है। या डीएनए को मान सकते हैं, लेकिन जीन को आप ये कह सकते हैं कि जीन ऐसी इकाई है जिससे माता पिता का गुण किससे बच्चों में जाता है। अब अगर जीन में अचानक क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या? अचानक परिवर्तन हो गया तो ये नई प्रजाति बना सकती है। क्या? नई प्रजाति बना सकती है। ठीक है। तो उत्परिवर्तन भी क्या हो जाता है? एक प्रमुख कारण हो जाता है मानव प्रजाति के निर्धारण में। अगला है क्या? ग्रंथियों का। ग्रंथियों का प्रभाव क्या होता है? ग्रंथियां यहाँ पर केवल वो ग्रंथियां ली जाएंगी क्या जो अंतःस्तरीय ग्रंथियां, क्या अंतःस्तरीय और बाह्यस्तरीय ग्रंथियां हैं, यानी हार्मोन्स को क्या उत्पादन करने वाली ग्रंथियां, जैसे पीयूष, क्या पीयूष ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथियां हैं ये इनमें भी क्या हार्मोन्स का जो उत्पादन होता है वो परिवर्तन हो सकता है। क्या? हार्मोन्स का उत्पादन परिवर्तन हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर एक पुरुष में जो स्त्री में पाया जाता है हार्मोन्स, क्या स्त्री में जो हार्मोन्स पाया जाता है जैसे ऑक्सीटोसिन, क्या ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन को अगर पुरुष में ज्यादा कर दिया जाए तो स्त्री जैसा उसका शरीर क्या हो परिवर्तन होने लगेगा। यानी क्या हार्मोन्स का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव। तो मनुष्यों में ये क्या देश स्थान काल के अनुसार परिवर्तन होता गया और उसी परिवर्तन से मानव प्रजाति का क्या हुआ उद्भव हुआ। क्या? विभिन्न मानव प्रजाति का उद्भव हुआ। मानव प्रजाति एक ही है। क्या? मानव प्रजाति एक ही है, लेकिन हम उसको डिवाइड करके क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं क्यों उनमें उनके शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन आए। उस परिवर्तन को हम क्या देख रहे हैं? क्या कैसे आए, क्या कारण थे? क्या? जलवायु, उत्परिवर्तन, ग्रंथियां। ठीक है। ये प्रमुख कारक थे। क्या? ये प्रमुख कारक थे। अब अगला शब्द है कापालिक सूचकांक। क्या? कापालिक सूचकांक। अब कापालिक सूचकांक क्या होता है? क्या कापालिक सूचकांक क्या होता है? जैसे सर, क्या सर किसको लेंगे हम? सर को लेंगे। अब कापालिक सूचकांक अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिर की चौड़ाई डिवाइडेड बाई सिर की लंबाई और मल्टीप्लाई 100, तो हमें कापालिक सूचकांक क्या निकल आएगा। क्या? कापालिक सूचकांक निकल आएगा। तो ये जो सूचकांक निकलेगा ये सभी मनुष्यों में एक स्पष्ट अंतर दिखा सकता है। यानी चीन के लोगों का अगर कापालिक सूचकांक निकालेंगे तो उसमें स्पष्ट अंतर होगा, अगर भारत के लोगों को निकालेंगे तो स्पष्ट अंतर होगा। तो इस अंतर को भी क्या इस अंतर को भी क्या जब मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है तो इस अंतर को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या? इस अंतर को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। तो कापालिक सूचकांक को भी क्या ध्यान में रखा जाता है जब प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। अब अगला सूचकांक है नासा सूचकांक। क्या? नासा सूचकांक यानी नाक की चौड़ाई और लंबाई। क्या लेंगे हम? नाक की चौड़ाई लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे? नाक की लंबाई से। ठीक है। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो नासा का सूचकांक क्या नासा सूचकांक निकलेगा। अब ये सूचकांक जो प्रजातियां हैं, क्या जो मानव प्रजातियां हैं उनमें अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है? मानव प्रजातियों में कौन कौन प्रजाति है इसको हम अभी देखते हैं। क्या? जैसे निग्रो हो गया, ऑस्ट्रेलाइट हो गया। ठीक है। तो इन सब में नासा सूचकांक और कापालिक सूचकांक मतलब खोपड़ी, क्या सर की लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई 100। उसी तरह नासा सूचकांक क्या नाक की चौड़ाई डिवाइडेड बाई लंबाई और मल्टीप्लाई 100। तो ये नासा सूचकांक निकालकर हम क्या करते हैं? प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं
और वर्गीकरण करके हम उनका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनमें रक्त रक्त का भी स्पष्ट अंतर होता है। रक्त का भी स्पष्ट अंतर होता है। यानी अगर पूरे विश्व में अध्ययन करेंगे कि कहाँ कौन सा समूह, कौन सा रक्त का समूह है। जैसे रक्त को क्या डिवाइड करते हैं, जो अपना रक्त है ए बी, और वो नेगेटिव। ऐसे हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं कि यह व्यक्ति ओ नेगेटिव है, यह व्यक्ति ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये रक्त का समूह है। अब पूरे विश्व में हर महाद्वीप में हम अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि एशिया में कुछ विशेष प्रकार के रक्त समूह के लोग रहते हैं, यानी कि ज्यादा जो रक्त समूह है वो कौन है, वो है या डी है या सी है। उसी तरह यूरोप में कुछ विशेष प्रकार का रक्त समूह क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करेंगे तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि महाद्वीप में कुछ विशेष प्रकार के जो रक्त समूह है वो अधिक है। तो रक्त समूह को भी मानव प्रजाति के वर्गीकरण में हम वर्गीकरण में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला है मानव प्रजाति को वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास किसने किया। मानव प्रजाति का वर्गीकरण करने के लिए प्रथम प्रयास किसने किया था। तो प्रथम प्रयास किसने किया, लीनियस ने। लीनियस ने प्रथम प्रयास किया था वर्गीकरण को प्रजाति को वर्गीकरण करने के लिए। हम लोगों ने बात किया कि वर्गीकरण करने के लिए किन किन आधारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कापालिक सूचकांक का प्रयोग करते हैं, नासा सूचकांक का प्रयोग करते हैं, रक्त समूहों का प्रयोग करते हैं, शरीर का कद कितना है उसका भी प्रयोग करते हैं। शरीर का कद कितना है उसका भी प्रयोग करते हैं। और बालों की बनावट, इसको भी हम लोगों ने देखा कि बालों की बनावट के आधार पर भी हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। रंग के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। और फेस का शेप कैसा है उसके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। और यह वर्गीकरण एग्जाम में पूछा भी गया है कि किन आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता। तो आप ये कम से कम इतनी चीजों को आप जाने कि इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो लेनियस ने सर्वप्रथम क्या किया, मानव प्रजाति को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब इस वर्गीकरण को विभिन्न विद्वानों ने किया। लीनियस ने प्रथम बार किया था। तो इसमें विद्वान है जो टेलर, ग्रिफिथ टेलर प्रमुख विद्वान है जिन्होंने मानव प्रजाति के वर्गीकरण किया। और उनका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा प्रजाति के वर्गीकरण में। ठीक है, अब ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में एक सिद्धांत किया, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत। तो पूछा जा सकता है कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसका है, तो किसका है, ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ठीक है, इसको कटिबंध स्तर सिद्धांत भी बोलते हैं। कटिबंध स्तर सिद्धांत भी बोलते हैं। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल है वो एशिया मानते हैं। पूछा जा सकता है कि टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का उद्गम कौन सा स्थान है, तो एशिया, इनके अनुसार एशिया है। ठीक है, तो टेलर का जो प्रवासी सिद्धांत है उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ केवल मुख्य चीजें देखते हैं मानव प्रजाति के साथ। अब टेलर ने जो वर्गीकरण किया, टेलर ने जो मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया, उन्होंने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को अपना आधार बनाया। कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को बनाया, अपना आधार बनाया। ठीक है, अब उन्होंने 7 श्रेणी मानव प्रजाति की 7 श्रेणी बताई। ठीक है, मानव प्रजाति की 7 श्रेणी बताई। अब पहला जो है उसको बोलते हैं निग्रिटो, यानी सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मानव। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होगा, निग्रिटो सबसे पुराना प्रजाति होगा। ठीक है,
दूसरे नंबर पे है नीग्रो, ठीक है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलाइट, चौथे नंबर पर भूमध्यसागरीय, पांचवें नंबर पर नार्डिक, छठे नंबर पर अल्पाइन और सातवें नंबर पर मांगोलिक। यानी मांगोलिक जो प्रजाति है उस सबसे कह सकते हैं विकसित प्रजाति है। क्या सबसे विकसित प्रजाति है, सबसे नई प्रजाति है। तो आप मंगोलिक को देखेंगे उनके सर पर क्या बोलते हैं शरीर में बाल नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या जो विकास हुआ है उसमें बहुत ज्यादा नई प्रजाति है और इसलिए उनमें इतना परिवर्तन देखा जाता है। और अगर आप निग्रोटो में देखेंगे तो पूरे शरीर में उनके बाल होता है, शरीर लगभग ढकी रहती है। तो वो सबसे प्राचीन प्रजाति का क्या करते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब दूसरे विद्वान है जिनका नाम है हैडन, जिनका नाम है हैडन। अब हैडन ने भी वर्गीकरण किया। तो हैडन ने किसको आधार बनाया, बालों की बनावट, क्या बालों की बनावट को, सिर की बनावट, शारीरिक कद, नासिका का स्वरूप यानी कि नाक का स्वरूप, इन सभी को आधार बनाते हुए उन्होंने 1924 में क्या अपना वर्गीकरण दिया। अब उन्होंने तीन क्या कहते हैं तीन विभाग में वर्गीकरण किया। अब पहला जो विभाग है उसको उन्होंने बोला छल्लेदार बालों वाली प्रजाति, क्या छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। इसको ही बोलते हैं क्या, इसको ही बोलते हैं उल्ट्रोची, क्या उल्ट्रोची भी आप लिख सकते हैं या छल्लेदार बालों वाली प्रजाति लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ग उन्होंने क्या बताया, लहरदार बालों वाली प्रजाति, क्या लहरदार बालों वाली प्रजाति। इसको उन्होंने क्या कहा, सिमट्रोची, क्या सिमट्रोची, ठीक है। अगला उनका वर्ग है सीधे बाल वाली प्रजाति। कुछ लोगों को देखेंगे कि उनका जो बाल होता है बिल्कुल सीधा होता है, क्या बिल्कुल सीधा होता है, जैसे चाइना के लोगों का। तो सीधे बालों वाली प्रजाति, उसको इन्होंने क्या कहा, लियोट्रिची, क्या लियोट्रिची। यानी चार ये अगर नाम आता है तो आप बता सकते हैं या दिमाग में रहेगा कि ये हैडन से संबंधित है, ठीक है। और ये सबसे जो लास्ट में लियोट्रिची में मंगोल इसमें पाए जाते हैं, क्या मंगोल इसमें पाए जाएंगे। और सिमोट्रिची में कौन है, काकेशियन हो गए, अल्पाइन हो गए और भूमध्यसागरीय हो गए, ठीक है। और पहले उल्ट्रोची में कौन है, उल्ट्रोची में निग्रोटो और नीग्रो है, क्या उल्ट्रोची में नीग्रो और निग्रोटो है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में जो प्रजाति का वर्गीकरण किसने किया। तो भारत में सबसे पहले प्रजाति का वर्गीकरण किसने किया, हर्बर्ट रिजले ने, क्या हर्बर्ट रिजले ने। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत की प्रजातियों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो रिजले ने, हर्बर्ट रिजले ने, ठीक है। अब ये वर्गीकरण इन्होंने कब किया, ये 1909 में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। और इन्होंने भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों को 7 भागों में, क्या 7 भागों में डिवाइड किया, क्या 7 भागों में डिवाइड किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट रिजले ने कितने भागों में डिवाइड किया है भारत की प्रजातियों को। तो 7 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। अब 7 भाग कौन कौन से हैं, इंडो आर्यन हो गया, दूसरा द्रविडियन हो गया, तीसरा मंगोलाइट हो गया, चौथा आर्य द्रविडियन हो गया, पांचवा मंगोल द्रविडियन हो गया, छठा है साइथो द्रविडियन हो गया और सातवां है तुर्को ईरानियन। यानी भारत में लगभग सभी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। अब दूसरा जो वर्गीकरण किया वो हैडन ने किया, क्या दूसरा वर्गीकरण हैडन ने किया। तो हैडन ने भारत में मानव प्रजाति को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा, क्या 8 भागों में। तो इसको भी आप याद रखेंगे, कितने भागों में, 8 भागों में बांटा। अब एक विद्वान और है जिनका नाम है गुहा, क्या बीएस गुहा। बीएस गुहा ने भी 1944 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया, क्या वर्गीकरण प्रस्तुत किया मानव प्रजाति। और उन्होंने पूरे भारतीयों को 6 भागों में, 6 प्रजाति में, क्या 6 प्रजाति में डिवाइड किया है। तो प्रजाति से संबंधित जितना क्वेश्चन आ सकता है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। अब इसमें आपको केवल इतना देखना है कि जितनी भी प्रजातियां हैं, क्या जितनी भी प्रजातियां हैं, एक बार हम लोग उन प्रजातियों का नाम देख लेते हैं और
उन प्रजातियों में कौन कौन लोग आते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे निग्रिटो, पहली प्रजाति होगी निग्रिटो, तो निग्रिटो में कहाँ कहाँ के लोग शामिल किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नीग्रो, नीग्रो में कहाँ कहाँ के लोग को शामिल किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलाइड, इसको भी देखना है। भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय प्रजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ है, इसको देखना। नार्डिक प्रजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ है, अल्पाइन का कहाँ है और मंगोलिक का कहाँ है। तो ये आप देख लेंगे तो प्रजाति से संबंधित आने वाले क्वेश्चन लगभग आप सभी मानव प्रजाति से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।